हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को समझना ये निरक्षीय स्थिति है क्या। बच्चों, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यही आपका निरक्षीय स्थिति है। देखिए, अक्ष मतलब सीधा सीधा कोई आपके पास चुंबक है, उसके अक्ष पर स्थित हो जाए कोई बिंदु और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो आपका वो अक्षीय स्थित होगा। अक्ष से विपरीत हो जाए मतलब सीधे उसके लंबार्धक पर स्थित हो जाए तो आपका वो निरक्षीय स्थिति कहलाता है। यानी वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। यदि यहाँ पे आप देखिए क्षण चुंबक, या यहां पर आप कर सकते हैं बच्चों एक प्रकार से चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो, तब वह जो है चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है। यानी वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह क्षण चुंबक के लंबार्धक पर स्थित हो। देखो ना, लंबार्धक मतलब लंब भी है और दोनों का अर्धक है, मतलब बीचों बीच ये लंब है। इस अक्ष पर यदि स्थित होता है तो वह चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निरक्षीय स्थिति कहलाता है। समझ में आया? यदि मान लीजिए चुंबक के अक्ष को आगे बढ़ा दें और उस अक्ष पर कोई बिंदु हो, तब उसे हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। और यहां पर हमको जैसे बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो दोनों ध्रुवों के कारण, जैसे हमारे पास एक क्षण चुंबक है, NS क्या है? एक क्षण चुंबक है, ठीक है बच्चों। अब N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और S के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो दोनों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वही बच्चों एक क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P के लिए। फिर से समझना, हम किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालना चाहे ना, किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि N के कारण कुछ ना कुछ तीव्रता होगी और S ध्रुव के कारण, भाई क्षण चुंबक में दो ध्रुव है, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव, तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, और S के कारण होगा। दोनों के कारण जो तीव्रता होगी उसका जो परिणामी तीव्रता वो क्षण चुंबक का आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब थोड़ा समझना है, जैसे मैं कहता हूं कि आप सबको पता है कि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो जब N से तीव्रता की बात करते हैं तो सीधा बाहर की ओर जाएगा। लेकिन जो हमारा S ध्रुव है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बच्चों S ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, इसलिए तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। अब आप लोगों को लगेगा ये क्या बता रहे हो। देखो भाई, मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि जो क्षण चुंबक होता है तो N ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S ध्रुव पर समाप्त होती हैं बच्चों। N ध्रुव से निकलती है और S ध्रुव पर समाप्त होती है, तो N से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और S ध्रुव पर अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसी कारण से जब हम N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं तो ये सीधा बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा। अब बच्चों S के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र दूसरा B2 है, भाई इसके लिए B1 माना तो इसके लिए B2 मान रहे, तो ये अंदर की ओर क्यों है? क्योंकि S ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। अब हमको तो ध्यान ये देना है कि अभी ये जो जा रहा बच्चों वो सीधा सीधा लंबार्धक के कारण हम यहां पर निकालेंगे, तो पूरा का पूरा तो लंबार्धक है नहीं, क्षैतिज और आपका एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर दो घटक होंगे, दो ही घटक पर हम निकालते हैं। तो जो हमारा B1 है इसको भी दो घटक में वियोजित करेंगे और जो B2 ये टेढ़ा है इसको भी दो घटक में, या तो सीधा क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर, और इन दोनों घटकों में जो तीव्रता होगी उसका मान हम परिणामी के रूप में निकालेंगे। फलस्वरूप हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। समझ में आया कुछ? भाई सबसे पहले मैंने कहा, अब देखो यदि आप लोग बेसिक समझ गए, जो चीज हमें निकालना है यहाँ पे वो चीज समझ गए, तो फिर यार थ्योरम तो यूं आसान होता है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कहा निरक्षीय स्थिति, वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, चुंबकीय अक्ष के यदि लंबार्धक पर स्थित हो तो आपका चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाता है। अब हमने कहा NS एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रबलता होगी, प्रबलता क्या है? किसी भी ध्रुव पर वह शक्ति या वह क्षमता जो किसी अन्य एकांक ध्रुव को आकर्षित कर सकता, वो उसकी शक्ति, वो क्षमता प्रबलता कहलाती है। तो ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई 2l,
मध्य बिंदु यहाँ पे O है बच्चों, यहाँ पर मध्य बिंदु हम O ले लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब N के कारण B1 चुंबकीय क्षेत्र होगा और आपका जो S के कारण ये B2 चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये किसी R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबको पता है, वो कोई भी बच्चा बता सकता है कि मान लीजिए हमारे पास क्षण चुंबक है, उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ये होता है बच्चों B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और बच्चों ध्रुव प्राबल लाभ का m है तो m, और दूरी कितना है r तो r स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं कह देता b1 तो म्यू 0 अपान 4 पाई और आपका m n से होता तो np स्क्वायर, और बच्चों यदि मैं b2 की बात करता तो आप म्यू नॉट अपान 4 पाई करते और स्मॉल m, और मान लीजिए s के लिए है तो आपका sp स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी है, r क्या है, दूरी है। जिस ध्रुव से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सीधा सीधा ये B1 B2 है। अब इसी B1 B2 का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वही क्षण चुंबक का बिंदु P के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। N ध्रुव के कारण तो आ गया, S ध्रुव के भी कारण आ गया, लेकिन वही परिणामी कैसे निकालेंगे। ये टेढ़ा जा रहा है, ये भी टेढ़ा है, इसलिए इनको दो घटकों में वियोजित करते हैं। जैसे B1 है इसके भी दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, और बच्चों जो B2 है इसके भी दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और ये आपका क्षैतिज। इसी चीज को समझाऊंगा, भले 5 मिनट लग जाए लेकिन गारंटेड है बच्चों आपसे क्लियर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए इधर B1 जा रहा है, सही है, ये B1 जा रहा है बच्चों, क्या है B1 है, ठीक समझिएगा। और इससे हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं तो इसका परिणामी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। मैं कहता हूं यहां पर बिंदु P है बच्चों, यहां पर मैं A दे देता हूं, यहां पर B दे देता हूं, सिंपल है समझने के लिए। और ये B1 है ही है, ठीक है ना, सिर्फ इस त्रिभुज की बात करता हूं। तो साइन थीटा जब लगाता बच्चों तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब आपकी AB, कर्ण कौन सा बच्चों, ये AP, ठीक है। मतलब आपका हो जाएगा AB बटे B1, पक्षांतर करूंगा तो AB बराबर हो जाएगा B1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा। तो ये जो B1 साइन थीटा इस दिशा पे लग रहा है ना, इसका मान है, देखो ऊर्ध्वाधर इसका मान है, तो ये जो ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 साइन थीटा है। और जब इसी से मैं कॉस थीटा लगाऊंगा तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, मतलब BP बटा AP, और BP का मान हमें निकालना है, लेकिन AP का मान तो B1 है। पक्षांतर करेंगे तो BP बराबर आ जाएगा B1 cos थीटा। मतलब बच्चों इसके कारण जो क्षैतिज दिशा में आएगा वो B1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस में आपका B2 cos थीटा भी होगा। अभी मैं निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि B1 को दो घटकों में हमने वियोजित किया, एक तो आपका B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक में और B1 cos थीटा क्षैतिज घटक में। ऐसे ही हमारा जो B2 है इसको भी दो घटकों में वियोजित करेंगे। थोड़ा देखिएगा भाई, चीज समझिएगा, ठीक है। B2 आपका कुछ इस प्रकार से है, ये B2 है बच्चों, ठीक है। मैं कहता हूं कि यहां से मैंने लंब डाल दिया, चलो यहां पे लंब डाल दिया, यहां पे थीटा ही है, ये P था, इसको मैं कहता हूं मान लीजिए यहां पे S है, यहां पे T है। इस पे आप साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा कोई लगाएगा तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ST, कर्ण आपका ये B2, तो ST का मान हो जाएगा B2 साइन थीटा। मतलब ये जो B2 साइन थीटा नीचे की ओर देखो ना, ये इसकी दिशा इधर है, लंब ये डाला तो इधर होगा ना, तो B2 साइन थीटा जो है ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ जाएगा। और इस दिशा में तो आपका cos थीटा लगेगा आधार में, आधार आपका SP और कर्ण हो जाएगा B2। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो SP बराबर हो जाएगा B2 cos थीटा। क्या हो जाएगा, B2 cos थीटा। सिंपल है कुछ नहीं, कुछ है नहीं। मतलब B1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं और B2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब जो B1 साइन थीटा है ऊपर लग रहा है, B2 साइन थीटा नीचे लग रहा है, परिमाण में बराबर है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल और केवल समझिएगा, केवल और केवल परिणामी तीव्रता B1 cos थीटा और B2 cos थीटा का निकलेगा। बस समझ में आया कुछ बच्चों। मैंने ये कहा कि B1 भी दो घटकों में वियोजित होगा
B1 साइन थीटा और B1 कॉस थीटा। तो B1 साइन थीटा इस B2 साइन थीटा को निरस्त करेगा, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन जो B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा ये दोनों एक ही दिशा पे लग रहे हैं, तो यही उसकी परिणामी तीव्रता होगी, इन्हीं का योग होगा, वो परिणामी तीव्रता निकल कर आएगा। कंसेप्ट क्लियर? आप 5 मिनट का समय दीजिए, खत्म हो जाएगा गेम। देखिए बच्चों, सबसे पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता और S ध्रुव के कारण तीव्रता, तो ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा, दूरी है N से P की दूरी, तो NP स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ये किस दिशा में होगा? बाहर की ओर जा रहा, तो NP दिशा में। दिशा भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। फिर बच्चों S ध्रुव के कारण, तो S से P, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस बार P से S की ओर है, PS दिशा में। क्यों? क्योंकि S दिशा में भाई विपरीत होता है। ये हो गया। अब हमने कहा कि B1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक B1 cos थीटा क्षैतिज और एक B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर। और फिर बच्चों यदि हम बात करें B2 जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसको भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक B2 cos थीटा और B2 sin थीटा। अब पूरा लंबा चौड़ा कहानी हम नहीं लिख रहे हैं कि जो B1 और B2 के जो ऊर्ध्वाधर घटक है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए निरस्त कर देते हैं। इसलिए केवल और केवल परिणामी तीव्रता B1 cos थीटा और B2 cos थीटा के लिए निकलेगा। तो दोनों क्या कर देंगे? योग करेंगे बच्चों। अब चूंकि दूरी समान है, दूरी समान है तो तीव्रता भी समान होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। तो हम B2 को भी B1 कर दें तो ये हो जाएगा 2B1 cos थीटा और B1 का मान रख देंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब आगे आपको कहानी समझाता हूं। वैसे आप लोगों से बन ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं है यार। बोलोगे सर फिर भी समझाओ, समझाना तो पड़ेगा ही। मैंने ये कहा बच्चों कि जो आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो B है वो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा के ही बराबर आएगा। सिंपल है। चूंकि B1 और B2 समान है। क्यों जानते हो? क्योंकि समान दूरी पर है, लंबार्धक पर है, इसलिए समान दूरी पर है। तो यहां पे करता कि B1 cos थीटा और B2 की जगह भी B1 लिख देता, तो B1 cos थीटा हो जाता। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 2B1 cos थीटा। बुक में कभी कभी डायरेक्ट ऐसा लिखा मिल जाता है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि है क्या। अब इस फार्मूला को आपने पढ़ ही लिया है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, m बटा B1 का मान कितना था? तो N से P की दूरी, तो NP स्क्वायर और cos थीटा। बस NP का मान निकालो और cos थीटा का मान यहां से निकाल लो, खत्म। NP तो समकोण त्रिभुज लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज देखो ONP में समकोण त्रिभुज ONP में पाइथागोरस प्रमेय से कोई बताएगा? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ON का वर्ग, आधार ON है। कर्ण कितना है बच्चों? हमें निकालना है NP स्क्वायर। OP कितना है? तो यहां से मान के चलता हूं कि R दूरी पर है। कितना? R दूरी मान लेते हैं, तो R दूरी तो R स्क्वायर। OP आपका L स्क्वायर, तो NP बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कहां से आ गया सर? देखो मैंने कहा था कि लंबार्धक से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां से यहां तक L कितना हो गया? प्रभावी लंबाई बच्चों 2L है, तो आधे की लंबाई L होगी। अब ज्यादा यहां पर सोचने समझने की जरूरत है नहीं। अब cos थीटा बराबर निकालो। cos का होता है लंब, लंब आपका है OP और आधार, सही भैया गलत हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो ON बटे NP है ना। cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार है, ये कर्ण है बच्चों, ठीक। तो इसका मान है आपका L और इसका मान है NP, तो NP का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम यहां पे रख दें, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है भाई। 2 लाइन का है, यदि जो 2 लाइन समझ लिया तो समझो काम हो गया। इसलिए B बराबर था हमारा 2 इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, स्मॉल m अपान NP स्क्वायर। NP स्क्वायर का मान ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा का मान कितना है? L अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। कैलकुलेशन है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, म्यू नॉट अपान 4 पाई एम इंटू आपका एल हो जाएगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर दो और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब इनको जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर ये अरेंज करेंगे कि m इंटू 2l कर सकते हैं, 2 को अंदर ले गए, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 को जोड़ते हैं जब, तो 3/2 आता है। कितना आता है? 3/2, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्लियर हो गया। अब आपने पढ़ाई है चुंबकीय आघूर्ण कि इस एक ध्रुव प्राबल और प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है बच्चों, वो चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है कि नहीं? चुंबकीय आघूर्ण के बराबर, मतलब इसका मान ये आपका रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, और चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से, तो ये इसका हो गया बच्चों। लेकिन ये माना जाता है कि मान लो क्षण चुंबक बहुत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, क्षण चुंबक मान लो बहुत छोटा हो, तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी आर से। आर दूरी पर बिंदु पी है। इस स्थिति में आर को छोड़ देंगे, तो जब आर को छोड़ देंगे मतलब चुंबक छोटा होने पर आर की मान की उपेक्षा, सॉरी एल को छोड़ेंगे, भाई उल्टा हो गया। एल का मान कम होगा तो एल को छोड़ेंगे, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल एम बटा आर क्यूब। यदि बच्चों हम यदि मात्रा की बात करें तो टेस्ला लिख देना। क्या लिख देना? टेस्ला। काम खत्म, पैसा हजम, भैया असूल हो गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वही सिस्टम से मैंने, देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टार्टिंग से, फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। यहां से यहां तक था। पहले मैंने कहा एन ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण जो B1 है इसको भी 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, B2 है इसको भी 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। परिणामी तीव्रता केवल कॉस वाला होगा, क्षैतिज वाला, ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए समाप्त कर देंगे। तो B1 cos थीटा, B2 cos थीटा, 2B1 cos थीटा, क्योंकि समान दूरी पर S से भी उतनी दूरी, N से भी उतनी दूरी, तीव्रता समान होगी, तो B1 बराबर B2 ये हो गया। B1 का मान रख दिया बच्चों। हमें NP का मान निकालना है त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय से, और cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण से निकालना है, तो NP स्क्वायर का मान भी आ गया, cos थीटा का भी मान आ गया। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे आप, ठीक है, m का अंदर गुणा कर दोगे, m इंटू 2l, इन दोनों को जोड़ दोगे, 3/2 आ गया। इसका ही आपका चुंबकीय आघूर्ण मैंने आपको बताया ही। क्या है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण। स्क्रीनशॉट के लिए समय दे रहा हूं आपको। चुंबकीय आघूर्ण, इसका मात्रक आपका टेस्ला है, तो मैंने बताया ही आपको, इसका टेस्ला लिख दो, ठीक है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसका सदिश रूप यदि लिखना चाहते हो, भी आपको यह भी बताया कि यदि मैं एल का मान अत्यंत, मतलब चुंबक यदि छोटा हो, यदि एल अत्यंत कम हो, तो इसको उपेक्षा कर देंगे, एल खत्म हो जाएगा, आपका ये मान आ जाएगा बच्चों टेस्ला में, ठीक। ये आपका निरक्षीय स्थिति पर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में अंतर आप लोग यदि तैयार करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि अच्छी स्थिति में क्या होता है कि अक्ष पर स्थित बिंदु होता है, वहां पर तीव्रता निकालते हैं, ठीक है, जहां पर दुगनी मान आती है, और निरक्षीय स्थिति पे थोड़ी सी अच्छी स्थिति की अपेक्षा आधा मान आता है। यहां पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होता है, लेकिन यहां पर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होता है, उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना। इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, ये तो बता ही दिया, और ये समदुभाजक यानी लंबार्धक पर स्थित होता है। तो 3 अंतर हैं, तो आप लोग तैयार करना हो तो कर लेना, क्योंकि इसको अलग से बताने की जरूरत है नहीं। यदि अक्षीय स्थिति आपने पढ़ लिया, निरक्षीय स्थिति पढ़ लिया, तो अंतर तो यूं आसानी से एक बार पढ़ लोगे तो याद ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा टाइमिंग इसमें ज्यादा लग गया है, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही ऐसा है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई भी पॉइंट डाउटफुल ना रह जाए यार, कहीं पे डाउट ना रहे, पूरा क्लियर हो जाए लेक्चर, है ना। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।